हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू आचार्य फार्माकोलॉजी क्लासेस। अपने इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस क्या होता है? तो हेपेटाइटिस जो है वो एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है और एक वायरस की वजह से होता है और मेनली जो ऑर्गन अफेक्ट होता है वो लीवर। आपको हेपेटाइटिस से ही नाम से समझ में आ जाएगा। जो वो लीवर होता है उसको हम हेपेटिक के नाम से जानते हैं। तो लीवर जो है वो अफेक्टेड होने वाला ऑर्गन है इस डिजीज़ में। ये भी एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शियस डिजीज़ में आता है। तो हेपेटाइटिस जो है ये दो तरह का है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। तो यहाँ पर हम इसका कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे हैं कि हेपेटाइटिस ए क्या है और हेपेटाइटिस बी क्या है। हेपेटाइटिस ए जो है इसे हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस के नाम से जानते थे, जबकि हेपेटाइटिस बी को हम सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। ये एंडेमिक थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये बहुत वर्ल्ड में एंडेमिक है। ये भी एंडेमिक है थ्रू आउट द वर्ल्ड। चिल्ड्रेन आर मोर अफेक्टेड देन एडल्ट्स। हेपेटाइटिस ए में चिल्ड्रेन जो है मोर अफेक्टेड होते हैं देन एडल्ट्स, जबकि हेपेटाइटिस बी में एडल्ट्स आर मोर अफेक्टेड देन चिल्ड्रेन। हेपेटाइटिस बी एडल्ट को ज़्यादा असर कर रहा है, ज़्यादा इन्फेक्शन कर रहा है और यहाँ पे ज़्यादा खतरनाक है कंपेरिजन टू चिल्ड्रेन, जबकि हेपेटाइटिस ए चिल्ड्रेन को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। कॉजेटिव एजेंट्स क्या हैं? तो हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस ए जो है ये सेम वही नाम आप लिख दीजिए, हेपेटाइटिस ए वायरस। हेपेटाइटिस बी के लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल है? तो हेपेटाइटिस बी वायरस। ये जो है एक एंटेरोवायरस है। एंटेरोवायरस का मतलब क्या है कि ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल को अफेक्ट के थ्रू ये एंटर करता है। तो एंटर कर रहा है जीआईटी के थ्रू और वहाँ पर मल्टीप्लाइज हो रहा है और उसके बाद वो अफेक्ट कर रहा है सीएनएस को। ये जो वायरस होते हैं ये फिशेस में प्रेजेंट है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। इसके अलावा प्रेजेंस होते हैं ब्लड में, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। ब्लड में इनका प्रेजेंस ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। आफ्टर डेवलपिंग जॉन्डिस, जब ये जॉन्डिस जैसा कंडीशन क्रिएट कर देते हैं, लीवर को इतना अफेक्ट कर देते हैं कि जॉन्डिस का प्रॉब्लम हमको दिखने लगता है, तब ये डिसअपियर हो जाते हैं फ्रॉम ब्लड और बहुत ही रेयरली डिटेक्टेबल हो पाते हैं फेसेस में। जो हेपेटाइटिस ए वायरस होते हैं ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं। इनके ऊपर हीट का इतना ज़्यादा असर नहीं होता या इनके ऊपर इतना केमिकल का भी ज़्यादा असर नहीं होता। तो हीट और केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं हेपेटाइटिस ए का वायरस। हेपेटाइटिस बी का वायरस जो है एक्यूट सिस्टेमिक इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। एक्यूट सिस्टेमिक इन्फेक्शन मतलब जनरली हमारे ब्लड स्ट्रीम में रहता है और वहाँ से वो लीवर में पहुँचता है और लीवर को अफेक्ट करता है। केवल जॉन्डिस तक ही सीमित नहीं रहता है, ये आगे कभी कभी ये इतना खतरनाक हो जाता है कि इसकी वजह से लीवर में कैंसर भी होने लग जाता है। मोड ऑफ स्प्रेड, कौन से मोड से ये स्प्रेड हो रहा है? तो फीकल ओरल रूट से इनका जो हेपेटाइटिस ए है फीकल ओरल रूट है, इसके लिए मोड ऑफ स्प्रेड। कंटामिनेटेड फूड, वाटर, मिल्क, ये जो है इन जो भी हेपेटाइटिस ए से कंटामिनेटेड फूड, वाटर या मिल्क है, अगर उसको हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे हमारे बॉडी में एंटर कर गया और वहाँ पर अपने आप को ग्रो किया और हमारे सीएनएस को अफेक्ट कर रहा है। फ्लाइज जो है यहाँ पे कैरियर बनते हैं एज अ मैकेनिकल कैरियर। ये फेसेस से जो वायरस है उसको वो लेकर आ रहे हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट से भी, पर्सन टू पर्सन अगर डायरेक्ट कांटेक्ट है तो भी जो हेपेटाइटिस ए का वायरस है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रहा है। अगर कंटामिनेटेड हैंड्स हैं या फिर आर्टिकल्स हैं, जैसे हम किसी से हाथ ही मिला रहे हैं तो अगर हमारा हाथ कंटामिनेटेड है तो वो सामने वाले के हाथ में भी चला जाएगा। तो इस तरीके से ये वायरस अगर उसने अपने माउथ को टच किया तो माउथ के थ्रू वो जीआईटी में चला जाएगा और फिर वहाँ पे अपने नंबर्स को ग्रो करने लगेगा। इसी तरह कोई भी आर्टिकल जिसमें इन्फेक्शन प्रेजेंट है, वायरस प्रेजेंट है, अगर वो हमारे किसी भी तरह से माउथ में जाता है तो वो भी हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है और वहाँ पर अपने नंबर्स को बढ़ाने लगता है। जो हेपेटाइटिस ए का वायरस है ये निडल, ब्लड या फिर ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू बहुत ही रेयरली स्प्रेड होता है। स्प्रेड हो रहा है लेकिन बहुत ही कम, आप कह सकते हैं रेयरली स्प्रेड हो रहा है। किसके किसके थ्रू? निडल, ब्लड या फिर ब्लड प्रोडक्ट के थ्रू। ऐसे जगह जहाँ पे अनहाइजीनिक कंडीशन बना हुआ है, साफ़ सफाई नहीं रखी गई है, या ओवर क्राउडेड प्लेस जो होते हैं, यहाँ पर हेपेटाइटिस ए का वायरस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमको अवॉइड करना चाहिए कि हम ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं। अब देखते हैं हेपेटाइटिस बी का वायरस कैसे स्प्रेड होता है। तो इस यहाँ पे फिकल ओरल रूट है, यहाँ पर पेरेंट्रल रूट है। मतलब ये किस रूट से जा रहा है? पेरेंट्रल रूट से जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई भी इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट
या कोई भी ऐसा चीज़ जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, डायलिसिस, निडल, सिरिंज, ईयर और नोज़ पियर्सिंग, टैटूइंग में यूज़ होने वाला चीज़ है, अगर वो इन्फेक्टेड है, क्योंकि वो सीधा हमारे ब्लड को टच करेगा तो ब्लड में इसके वायरस चले जाएंगे। तो इस तरीके से स्प्रेड हो रहा है पैरेंट्रल रूट से और डायरेक्ट कहाँ पे पहुँच रहा है, हमारे ब्लड में पहुँच रहा है। तो इसलिए ये ब्लड या ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है, इसमें अगर वायरस है प्रेजेंट तो वो जिस भी पर्सन को ये ब्लड कंटामिनेटेड ब्लड दिया जाएगा उसके भी बॉडी में चला जाएगा। जो निडल है, सिरिंज हैं या फिर ईयर या नोज़ को पियर्स करने के लिए जो निडल होते हैं, उनके थ्रू भी ये वायरस फैलते हैं। और बहुत सारे लोग टैटू बनवाते हैं, तो वो टैटू एक पर्सन से जो बना है, अगर सेम निडल को हम दूसरे में यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी ये वायरस स्प्रेड हो सकता है। मदर टू फीटस इन यूट्रस, यूट्रस में ही अगर मदर को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो गया है तो मदर से फीटस में ट्रांसफ़र हो सकता है। जो हेपेटाइटिस बी का वायरस है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी स्प्रेड होता है। जो भी ब्लड सकिंग आर्थ्रोपोड्स हैं, जैसे कि मॉस्किटोज़ हैं, बेड बग्स हैं, ये जो होते हैं ये कैरियर बनते हैं और ये भी क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शन को फैला रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। इंक्यूबेशन, हेपेटाइटिस ए के वायरस का इंक्यूबेशन टाइम लगभग 15 to 45 डेज़ का है। यूजुअली 28 डेज़ का हम मानते हैं, तो 15 से 45 डेज़ के बीच में इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जबकि हेपेटाइटिस बी के लिए 60 to 180 डेज़ का समय लगता है। साइन एंड सिम्टम्स, फीवर, चिल्स, हेडेक, फैटिक, जनरलाइज्ड वीकनेस एंड पेन, nausea, vomiting, dark urine, stools are pale colored, enlarged liver, appetite lost और jaundice, ये इसके सिम्टम्स है हेपेटाइटिस ए के। सिमिलरली सिम्टम हमको देखने को मिलते हैं हेपेटाइटिस बी में भी, हम सेम सिम्टम्स देखते हैं। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी को कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? तो पहला, हेपेटाइटिस ए में देखते हैं पेशेंट को आइसोलेट करके रखना चाहिए, प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करना चाहिए फिशेस को, या कोई भी फोमाइट्स हम यूज़ कर रहे हैं उसको, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है वो यूज़ कर रहा है उसको। मेंटेन पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन कंडीशन बना के रखनी चाहिए। एंटी फ्लाई मेजर्स शुड बी टेकन, फ्लाई से अपने आप को बचा के रखना चाहिए कि हमारे घर में फ्लाई ज़्यादा एंटर ना करे, नहीं तो वो हमारे फूड को, वाटर को कंटामिनेट कर सकते हैं। अगर नीडल और सिरिंज हैं यूज़ हो रहे हैं तो वो प्रॉपरली स्टेरलाइज हों। ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन को हम यूज़ करते हैं, शुड बी गिवन बिफोर और विद इन अ वीक ऑफ एक्सपोजर। अगर कोई पर्सन किसी ऐसे इन्फेक्टेड हेपेटाइटिस ए के वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन से के एक्सपोज में आया है तो विद इन अ वीक हम उसको क्या देते हैं, ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। तो ये थे हेपेटाइटिस ए के प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के तरीके। हेपेटाइटिस बी में हम क्या करते हैं, तो हेपेटाइटिस बी के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, केवल हम यहाँ पर प्रिवेंशन के लिए कुछ तरीके यूज़ करते हैं। जैसे हमने ये पढ़ा पहले ही कि हेपेटाइटिस बी ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू फैल रहे हैं, तो ऐसा ब्लड जो कि कंटामिनेटेड है उसको अवॉइड करना चाहिए कि हम किसी को भी ट्रांसफ्यूज़ ना करें। जो भी निडल सिरिंज हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपरली स्टेरलाइज होना चाहिए, या फिर हम डिस्पोजेबल निडल या फिर सिरिंज को यूज़ करेंगे। प्रॉपर स्टेरलाइजेशन होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट का फॉर पियर्सिंग ईयर और नोज़ और टैटूइंग, पूरा इसे इंस्ट्रूमेंट को स्टेरलाइज कर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर डायलिसिस हो रहा है किसी पर्सन का तो वो डायलिसिस वाला इंस्ट्रूमेंट भी प्रॉपरली स्टेरलाइज होना चाहिए, तो यहाँ पे स्टेरलाइजेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके अलावा हेपेटाइटिस वैक्सीन आता है, हेपेटाइटिस का वैक्सीन आता है जिसे हम इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं। इसके 3 डोज दिए जाते हैं 1 ml के। फर्स्ट डोज जब भी दिया गया है उसके 1 मंथ के बाद हम इसका सेकेंड डोज देंगे, और सेकेंड डोज देने के 5 मंथ्स के बाद हम इसका थर्ड डोज देंगे। तो हेपेटाइटिस वैक्सीन जो है वो इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है, 1 ml दिया जाता है क्वांटिटी, और 3 डोज इसके दिए जाते हैं। फर्स्ट डोज आफ्टर 1 मंथ, सेकेंड डोज 1 मंथ के बाद दे रहे हैं, सेकेंड डोज के 5 मंथ के बाद हम थर्ड डोज को देंगे। अगर ऐसा पर्सन जिसने ये वैक्सीन नहीं लगाया है और वो किसी पर्सन के इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ रहा है, तब हम उसको हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन वहाँ पर उसको देंगे इमीडिएटली। ठीक है, 2 से 3 दिन के अंदर इसे हमको क्या दे देना है, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये थे कुछ तरीके जिससे हम हेपेटाइटिस बी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।